हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए आई हूँ इतिहास यानी हिस्ट्री, जो हमारे सेमेस्टर 5th में आएगी। और सेमेस्टर 5th का जो हिस्ट्री की बुक है उसका नाम है 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे, यानी इशू इन 2000 सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री। जो ये हमारी 5th सेमेस्टर में हिस्ट्री है, ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है। आप इसका फ्रंट पेज भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। ये आपका सिलेबस है जो मैं अनदर वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 है, जहाँ आप देख भी सकते हैं ये इकाई या यूनिट 1 है, ठीक है। चलिए, मैं आप सभी को पता है मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। हमारी फर्स्ट बुक का फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम ही हमारी 20वीं सदी अवधारणाएं और परिभाषाएं हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बुक का पूरा फ्रंट पेज दिखा दिया, क्या है हमारी बुक का फ्रंट पेज है। एंड देन ये हमारा चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है। और मोस्टली हम इसमें पूंजीवाद के बारे में पढ़ेंगे और औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली हम यही पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, यानी बेस जो है हमारा पूंजीवाद और औद्योगिकरण पर आधारित है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले पूंजीवाद बता दूं। आई नो आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा, 11th 10th 12th इन सभी में आप लोग पढ़कर आए हैं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि जिन्हें नहीं पता वो एक बार जान लें, ठीक है। फर्स्ट ये हमारा पूंजीवाद है। पूंजीवाद जो होता है वो हमेशा निजी स्वामित्व पर होता है, और निजी यानी व्यक्तिगत स्वामित्व पर, ओके। और हम लोग ये देखते हैं कई फैक्ट्रियाँ होती हैं, जैसे कि कपड़ा फैक्ट्री। वो अगर कपड़ा फैक्ट्री निजी है, यानी उसका कोई एक अकेला मालिक है, तो वो निजी हुई। लेकिन अगर वो कपड़ा फैक्ट्री सरकारी है तो वो निजी नहीं हुई, वो सरकारी, उस पर सरकार का स्वामित्व है, ठीक है। तो इसीलिए निजी स्वामित्व में हमेशा या तो किसी व्यक्ति या फिर किसी एक समूह का हक होता है या समूह का वर्चस्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी पूंजीवाद के अंतर्गत जो उत्पादन हुआ है, जितना भी उत्पाद हो रहा है, उस पर निजी स्वामित्व रहेगा। अब निजी स्वामित्व 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो व्यक्तिगत, जिसमें व्यक्ति का स्वामित्व होता है, और एक सामूहिक, जिसमें समूह का वर्चस्व होता है। जैसे कोई फैक्ट्री है, उस पर एक व्यक्ति का अधिकार है, तो वो पूंजीवाद के निजी एक व्यक्ति के स्वामित्व के अंतर्गत आएगी। और एक समूह है जो पार्टनरशिप में रहकर एक फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन पूरे एक समूह का उस फैक्ट्री पर वर्चस्व है, तो वो पूंजीवाद के एक समूह के वर्चस्व के रूप में आएगी, ठीक है। पूंजीवाद का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है, और पूंजीवाद का सबसे मेन मुद्दा या मेन मोटिव जो होता है वो उनका लाभ कमाना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं। वो किसी के हानि या लाभ के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। अगर पर्यावरण को कुछ भी नुकसान हो रहा था, वो केयर नहीं करते, वो सिर्फ अपने लाभ को देखते हैं कि हाँ हमें पैसे मिल रहे हैं, बस सब ठीक है। तो वो सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब हम अपना चैप्टर देखते हैं। हमने पूंजीवाद देख लिया। और औद्योगिकरण के अंतर्गत क्या आता है? नई नई चीज़ों या नई नई वस्तुओं का उदय होना, मशीनीकरण आना, नई नई तकनीक आना, ये सभी औद्योगिकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। नई नई चीज़ों का उदय होना, नई नई चीज़ों का विकास होना, नई नई चीज़ों का निर्माण होना, ये सभी औद्योगिकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारी भूमिका से। भूमिका के अंतर्गत हम देखेंगे भूमिका में 20वीं सदी के प्रारंभ में जैसा विश्व था उससे बिल्कुल अलग प्रकार के विश्व को हमने 20वीं सदी के अंत में देखा। इसका मतलब जब 20वीं सदी का उदय हुआ, यानी 20वीं सदी की शुरुआत हुई, उसके बाद में, और 20वीं सदी की शुरुआत में और 20वीं सदी के अंत में, यानी 1900 की शुरुआत में और 1900 के अंत में, 1999 के अंत में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया था। क्यों आ गया था डिफरेंस? वन सेकेंड। बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया था। क्यों आ गया था डिफरेंस? क्योंकि जो 1900 की शुरुआत में था वो 1900 कि अंत में नहीं था, क्योंकि पूंजीवाद आ गया था, उद्योगीकरण आ गया था। इस वजह से नए नए
ये नए नए बदलाव हो रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यह आधुनिक विश्व रातों रात अस्तित्व में नहीं आ गया, ना ही एक ही समय पर कार्यक्रम अनुसार और ना ही पूरे विश्व में एक ही गति से ऐसा हुआ। देखिए, ना तो ये रातों रात अस्तित्व में आया, ना ही पूरे विश्व ने एक साथ गति पकड़ ली कि हम ये कहते हैं पूरा विश्व एक साथ गति पकड़ के बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐतिहासिक रूप से 20वीं सदी की शुरुआत सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद समाज के उदय से मानी जाती है। यानी जब हमारे 20वीं सदी की शुरुआत हुई तब सामंतवाद जो था उसका पतन हो गया और पूंजीवाद का उदय हुआ। तभी से हम 20वीं सदी की शुरुआत मानते हैं। और इस ऐतिहासिक क्रम को औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति जैसी आधुनिक विश्व को एक आयाम दिया। देखो, जैसे नए नए परिवर्तन हो रहे थे तो उन परिवर्तनों में सबसे इम्पोर्टेंट आधुनिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति भी थी, जिसकी वजह से हमारा विश्व इतनी तेज़ी से विकसित या फिर परिवर्तन हो पाया, इतने चेंजेस आ पाए। 20वीं सदी का विश्व पूंजीवादी औद्योगिकरण और उससे जुड़े हुए सभी सामाजिक और राजनीतिक शाखायुक्त घटनाक्रमों की देन है। यानी इन सभी की देन, पूंजीवादी और औद्योगिकरण की देन है हमारा आज का विश्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे पूंजीवाद औद्योगिकरण। जो हमारा पूंजीवाद है औद्योगिकरण के साथ में 20वीं सदी के जीवन के सभी आयामों में पूंजीवाद शामिल है। यानी 20वीं सदी, यानी जो 20वीं सदी चल रही थी उसमें सभी आयाम पूंजीवाद से प्रभावित थे। ऐसा समाज जहां इतनी तेज़ी से प्रगति की और दिलचस्प रूप से वहां भी जहां उसका उदय नहीं हुआ, यानी उसने पूरे समाज में, पूंजीवाद ने पूरे समाज में एक दिलचस्प रूप से गति पकड़ी और जहां उसका प्रभाव नहीं था ना, उन लोगों ने भी प्रगति पकड़ी, परंतु पुरानी सामाजिक और आर्थिक रचनाओं ने इसकी गति बाधित कर दी। यानी जो सामाजिक और आर्थिक बाधाएं थीं जो पहले से चली आ रही थी, उन्होंने पूंजीवाद के सामने भी एक नई बाधा उत्पन्न कर दी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। एंड देन सेकंड पॉइंट आता है हमारा यहाँ से 20वीं सदी में विश्व दो भागों में अर्थात उन्नत देशों और उन्नतशील देशों में बंट गया। यानी 20वीं सदी में जब विश्व नए नए उद्योगों को बढ़ावा दे रहा था तो पूरा विश्व दो भागों में बंट गया, जैसे कि उन्नत और उन्नतशील या फिर विकसित और विकासशील देशों में। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऐसे देश जिनके पास सब कुछ था और जिनके पास सब कुछ नहीं था। यानी 20वीं सदी में ऐसे लोग भी आए जिनके पास सब कुछ था और जिनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे लोग भी 20वीं सदी में उभर कर आए। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और हमारा यहाँ से फोर्थ पॉइंट स्टार्ट होता है। पूंजीवादी औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप तीव्र गति से आर्थिक प्रगति हुई। यह कुछ समाजों के पिछड़ेपन और समाजों में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के पिछड़ेपन का कारण बना। यानी समाज में कुछ रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था, उनका पिछड़ेपन का होने का कारण भी पूंजीवाद और औद्योगिकरण बना, क्योंकि उनके पास इतनी पैसे या फिर इतनी धन नहीं था कि वो लगा पाएँ और अपने ऊपर या अपने जो अपना काम है उसके ऊपर लगा पाएँ, तो वो पिछड़ते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ से असमानता। यानी फिफ्थ पॉइंट, असमानता पूंजीवाद में उतनी ही व्यापक थी जितनी पहले के समाज में थी। यानी असमानता जो थी वो कम नहीं हुई थी, वो अभी भी व्यापक थी, यानी थी हमारे समाज में। अगर आपसे पेपर में परिवर्तन पूछें कि 20वीं सदी में क्या क्या परिवर्तन आए, तो ये सारे पांचों पॉइंट परिवर्तन या फिर विशेषता के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हमारी है परिभाषा और विशेषताएं। क्या क्या परिभाषा दी गई, क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ से ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, पूंजीवाद से भी पुराना है उद्योग। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद तो बाद में आया, पहले तो उद्योग ही कर रहे थे लोग।
जब हम पूंजीवाद औद्योगिकरण की बात करते हैं, हमारा तात्पर्य 18वीं और 19वीं सदी में उत्पादन के क्षेत्र में हुई परिवर्तनों से होता है। उद्योगों के क्षेत्र में हुए ये परिवर्तन पूंजीवाद के उदय से अलग नहीं है। यानी पूंजीवाद में और जो क्षेत्रों उद्योगों में परिवर्तन हो रहे थे वो पूंजीवाद से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो भी उद्योगों में परिवर्तन हो रहे थे, क्यों? क्योंकि पूंजीवाद और उद्योग एक साथ मिल चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ से सेकंड पॉइंट। पूंजीवाद ने एक सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। यानी पूंजीवाद ही था जिसने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है, इससे संपत्ति के निजी स्वामित्व से परिभाषित किया जाता है। यानी पूंजीवाद ने ही हमें बताया कि संपत्ति के निजी स्वामित्व को भी परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात उत्पादन के साधन, भूमि, कारखाने, कच्चा माल, ये सभी निजी स्वामित्व के हैं। हमें उससे पहले ये इतना वो नहीं था कि भूमि, कारखाने, कच्चा माल तक हमारे निजी स्वामित्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि कच्चा माल हम लोग सोचते प्राकृतिक है, पर अब वो लोग निजी स्वामित्व के अंतर्गत कच्चे माल वगैरह को रखने लगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। दूसरे शब्दों में स्वामी के आर्थिक लाभ के लिए ही वस्तु के उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधन स्वामी वर्ग द्वारा ही व्यवहित किए जाते हैं। यानी जो वस्तु है उसके जो निर्माण के उत्पादन की चीज़ें हैं उनको चुनना, उनका पता लगा, उनको कैसे चयन करना है, ये सब स्वामी के हाथ में होता है। ठीक है, लाभ स्वामी को प्राप्त होता है। जितना भी चुनते हैं, जो भी कार्य होता है, सबका लाभ स्वामी को ही होता है। अथवा नई तकनीक और उद्योगों में निवेश किया जाता है, श्रमिकों के पारिश्रमिक प्राप्त होता है। इस प्रकार पूंजीवाद औद्योगिकरण में पूंजीवाद अपने अनेक रूपों में एक वृहद कारण के रूप में उभरता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे यहाँ हम इसको विशेषता के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक विशेषता भी है। जो हमारा पूंजीवाद है ये उसकी विशेषता भी है, तो इसे विशेषता के रूप में भी देखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन एवं विनिमय के साधन पर निजी स्वामित्व। जो हमारा उत्पादन है उसके और उस पे निजी स्वामित्व का होना। और नेक्स्ट हमारा आता है विक्रय के लिए उत्पादन और उत्पादन के साधन पर उसका आर्थिक लाभ होना। यानी जो विक्रय है, जो कार्य कर रहा है, उसका हमारे उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है अपने अनेक आयामों के साथ पूंजीवाद उत्पादन का बृहद कारण बनना। यानी पूंजीवादों का अपने जो कारक होते हैं उन पर उनका निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। ऐसे लोग जिनके पास उत्पादन के साधन के नाम पर अपना कुछ नहीं है, ऐसे लोग बहुसंख्यक हैं। ऐसे लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में जीवन के लिए श्रम शक्ति को बचाने के लिए प्रयोग करते हैं और वो अपनी श्रम शक्ति जो होती है उसको बेचते हैं। ठीक है, और अपनी श्रम शक्ति से फिर कार्य करते हैं। ठीक है, श्रम शक्ति को बेचते हैं और फिर अपने जीवन यापन करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे जब हम अपने श्रम शक्ति को बेचते हैं, और जैसे आप मजदूरों को देखेंगे जो आपका घर बनाने आते हैं, वो अपना श्रम शक्ति ही तो बेच रहे हैं और अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। जीवन यापन के लिए उनके पास कुछ नहीं है, ना उद्योग में लगाने के लिए, ना उद्योग करने के लिए, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। वो गरीब होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जो श्रम शक्ति है उसी को बेचकर उसको मतलब श्रम शक्ति को लगाकर उससे पैसे अर्जित करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और इस चीज़ के लिए बाज़ार जो है वो अनिवार्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि वो बेलदार होते हैं, घर बनाने के लिए ईंटें वगैरह उठाते हैं, वो अपनी श्रम शक्ति ही तो बेच रहे हैं। ठीक है, और
पूंजीवाद उद्योगीकरण पर आधारित समाज का केंद्र बिंदु बन जाता है, यानी बाजार जो है वो पूंजीवाद उद्योगीकरण का एक केंद्र बिंदु बन जाता है। बाजार के माध्यम से ही वाणिज्यिक रूप से विक्रय और क्रय होता है यानी बाजार ही है जिसके माध्यम से क्रय और विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 6। स्वामित्व के कारण स्वामियों के पास अंतिम निर्णय अधिकार होता है, यानी स्वामियों के पास अंतिम निर्णय क्या होता है, उनका अधिकार होता है। उनके लिए जितना भी उनका अंतिम निर्णय है, यानी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उनका अंतिम निर्णय उनका अधिकार रह जाता है। लेकिन जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनके पास संगठन या फिर यूनियन या फिर हड़ताल होती है। उनका अंतिम निर्णय के माध्यम से अपने सामूहिक शक्ति का उपयोग करते हैं, परंतु जैसा कि आप अनुमान लगाते हैं, चूँकि उनके पास उनके श्रम के अतिरिक्त अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं होता या फिर उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से वो अपने स्वामी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब लोग खुश नहीं होते तो वो हड़ताल पर चले जाते हैं। इससे क्या होता है, उनके स्वामी जो होता है उसको आर्थिक हानि होती है और वो उनकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो उनके पास सिर्फ यही रास्ता होता है अपनी मांगों या फिर बातों को मनवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 7 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो कार्ल मार्क्स हैं, जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो वो हैं, क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड, जो कार्ल मार्क्स हैं उनके अनुसार जो हमारे श्रमिक हैं उनको हमेशा घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाता है, ना कि उनके श्रम के अनुसार। पूंजीवाद के अंतर्गत क्या करते हैं, जो श्रमिक हैं उनसे घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, पर उन्हें कभी भी कार्य के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो मजदूर हैं उनसे ज़्यादा कार्य करवा लिया जाता है और उनसे दिन रात कार्य करवाया जाता है और जितने का वो कार्य करते हैं उन्हें उतने का पैसे नहीं दिए जाते। इसीलिए इसका विरोध करते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट के आगे आता है हमारा यहाँ से, तकनीक और श्रम के सामाजिक संगठन स्वामी और श्रमिक के बीच संबंध वाणिज्य तर्कशास्त्र के अनुरूप ढालने के लिए इतिहास के किन्हीं चरण में पुनः रचे गए इसी पूंजीवाद औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूंजीवाद प्रगति की अवधारणा। जो पूंजीवाद प्रगति की अवधारणा हुई है वो कैसे हुई, बड़े स्तर पर औद्योगिकरण के लिए आवश्यकताओं पर बल दिया है। कुछ अन्य लोगों ने बाजार के उदय, श्रम के बढ़ते विभाजन, औद्योगिक उत्पादन के ही क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन पर बल दिया है। और देखिए, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, जो पूंजीवाद को मानते हैं कि हाँ पूंजीवाद बढ़ना चाहिए और उसके लिए हमेशा आगे रहते हैं कि नहीं पूंजीवाद होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो पूंजीवाद को बढ़ावा देने वालों को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और जो पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देते वो है कार्ल मार्क्स जैसे लोग। जैसे कार्ल मार्क्स जी पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देते, वैसे ही कार्ल मार्क्स को बढ़ावा ना देने वाले लोग इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पूंजीवाद उद्योगीकरण के प्रकार या फिर चरण। ठीक है, ये इसमें हमें कुछ चरण दिए हुए हैं जो पूंजीवाद के चरण हैं। फर्स्ट चरण यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला चरण व्यापारिक या वाणिज्यिक पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है, यानी व्यापारी हो या वाणिज्य हो, पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। इसका काल 15 से 18वीं सदी तक माना जाता है, यानी 15 से 18वीं सदी तक पूंजीवाद को माना जाता है। यह वह समय था जब पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन सामूहिक शक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनका वर्चस्व था और वह सभी अन्य राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया में थे, यानी पूरे विश्व पर, जो पूरे विश्व का बाजार था उस पर सिर्फ एक का स्वामित्व था जो यूरोपीय देश थे। और उसमें कौन कौन से देश थे, उसमें ये देश थे। ठीक है, 4-5 देश हैं जो उसमें शामिल थे। फिर दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ तक है। सेकंड स्टेप या सेकंड चरण या सेकंड जो हमारा चरण है वो 19वीं सदी को
पूंजीवाद के पूर्ण विकास रूप में देखा जाता है। यह औद्योगिक उत्पादन के निवेश और तकनीक प्रगति के कारण विकसित बड़े पैमाने पर हो रहे उत्पादन से जुड़ा हुआ था। इस काल में स्टीम इंजन, कपड़ा मशीन और कृषि में हुए नए नए आविष्कारों, आयात में नए नए साधन, विशेष रेलवे, कोयला और लोहा खनन के नए नए तौर तरीके और कारखाने, जहां पारिश्रमिक पाने वाले श्रमों और उनके स्वामियों ने पूंजीवाद के विकास में योगदान दिया। ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है, जहां हम 19वीं सदी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं हमारा पूंजीवाद मुख्य रूप से विकसित हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20वीं सदी के प्रारंभ में लोहा उद्योग, नौका, जहाज निर्माण जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में पूंजीवाद फैलता गया और बड़े बड़े क्षेत्रों में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन हुए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20वीं सदी के उत्तरार्ध यानी मध्य में बहुराष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय निगमों और नई आर्थिक नीतियों का उदय होना। 20वीं सदी में नई नई आर्थिक नीतियों का आना, ये भी एक कारण थे, ठीक है, या फिर चरण थे। अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में प्रतिबिंबित ये नीतियाँ पूंजीवाद औद्योगिकरण में एक नए चरण के रूप में और फलस्वरूप तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक साम्राज्यवादी दबाव डालने वाली नीति है और इन्हें ही वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पूंजीवाद औद्योगिकरण के रूप में। पूंजीवाद औद्योगिकरण के रूप में चलिए जानते हैं पूंजीवाद औद्योगिकरण के रूप में कैसे। पूंजीवाद औद्योगिकरण के उदय के लिए सुझाए गए कालखंड भिन्न भिन्न हैं और पूंजीवाद औद्योगिकरण तक पहुंचने में मार्ग भी भिन्न भिन्न है। यानी जो हमने पूंजीवाद औद्योगिकरण के उदय के सुझाव दिए हैं वो अलग अलग हैं और पूंजीवाद और औद्योगिकरण में जो मार्ग हैं वो भी अलग अलग हैं। ऐसा संबंध देशों की विशिष्ट सामाजिक एवं राजनीतिक विशेषताओं के कारण और उनकी संबंध देशों के गौरवपूर्ण इतिहास और भौगोलिक विभिन्नता के कारण है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग समाज हैं, अलग अलग उनके संबंध हैं, अलग अलग देश के अलग अलग संबंध हैं, अलग अलग देश का अलग अलग गौरवपूर्ण इतिहास है, इसीलिए ऐसा है। इन कारणों के अतिरिक्त प्रत्येक देश में पूंजीवाद औद्योगिकरण की विशेषताओं को परिभाषित करने में विभिन्न देशों में कृषि व्यवस्था में हुए नए परिवर्तन और उपनिवेशवाद के भी बड़ी भूमिका थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा साम्राज्यवाद और पूंजीवाद औद्योगिकरण। अब हम साम्राज्यवाद और पूंजीवाद औद्योगिकरण के अंतर्गत देखते हैं। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के अंतर्गत आता है साम्राज्यवाद विकसित पूंजीवाद देशों द्वारा राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का वैश्विक ढांचा है जिसमें विश्व के अन्य देशों पर थोपा गया है। जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद का एक आर्थिक ढांचा है जो अन्य देशों पर थोपा गया है। पूंजीवाद औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद से ही इसका उदय हुआ है और इससे ही ऐतिहासिक रूप से जोड़ा गया है, ठीक। और इसके अंतर्गत जो असमानता है और जो शोषण है वो थोड़े कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ पर एक सरकार का नियंत्रण होता है और हर चीज़ सरकार अपने अकॉर्डिंग चलाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरण को राजनीतिक रूप में थोपे गए और असमान व्यापारिक शर्तों को सुरक्षित करने वाले रूप में देखा गया। इसमें उपनिवेशवाद देश का लाभ होता है। व्यापक व्यापार अथवा मुख्य रूप से उपनिवेशवाद के शोषण के साम्राज्यवाद के रूप में पूंजीवाद औद्योगिकरण की अवधारणा पुनः अस्तित्व में आई है, ठीक है। 19वीं सदी। नेक्स्ट पॉइंट 19वीं सदी के अंतिम दशकों में एकाधिकार और आर्थिक पूंजीवाद के कारण विकसित पूंजीवाद देशों के बीच विश्व का बंटवारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
आधुनिकता। आधुनिकता हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर कवर हो गया होगा और आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई हों। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।